करूंगा। जी रविदास मल्होत्रा जी। जी देखिए, जो आप नाम गिनाए हैं, इन लोगों ने कभी कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं किया था, समर्थन खाली लिया था। लेकिन अगर मुलायम सिंह ने समर्थन दिया 2009 में और आज देंगे, तो उसके बाद 2 बार देने के बाद 2014 में कांग्रेस को चाहिए, ठीक है, कि वो मुलायम सिंह जी को देश का रशीद मसूद साहब कांग्रेस को चाहिए, आप चाहेंगे ऐसा? चाहत पूरी कर दीजिए भाई मल्होत्रा जी की। जी देखिए, अभी जी देखिए, ऐसा है कि मल्होत्रा जी की चाहत तो पूरी कर दी जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन ये मुल्क जो है ये थर्ड फ्रंट की सरकार को बर्दाश्त करने की हैसियत में नहीं, हालत में नहीं है। आप ये देखिए ना, हमें 300 मेंबर्स के साथ आपने जनता ने सत्ता संभाल दी। असल में क्योंकि मैं जुड़ा रहा हूं शुरू से, और सारे बड़े बड़े पदों में मेरे पास कोई अध्यक्ष छोड़ के कोई पद ऐसा नहीं बचा जो मेरे पास ना रहा हो। तो मैं 77 में भी हमें 300 सीट के साथ गए, लेकिन सरकार हम 2.5 साल चला पाए, और यही इश्यूज करप्शन का और यही मेल एडमिनिस्ट्रेशन का था। 90 में आए हम 11 महीने चला पाए, 96 से 98 तक रहे, 4 प्रधानमंत्री बदल दिए और 3 दफा इलेक्शन हो गए। तो ये देश रोज रोज के इलेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो थर्ड फ्रंट का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, और रोज रोज के करप्शन को बर्दाश्त कर सकता है। थर्ड फ्रंट की कोई सरकार आने वाली है 2014 में। 2014 में सरकार जी रोज रोज के करप्शन को बर्दाश्त कर सकता है। मैं सुना नहीं आपने क्या। देखिए, करप्शन का इशू यही तो है कि करप्शन कहाँ है और कहाँ नहीं है। जब सरकारें आती है तो करप्शन को फिर बेनकाब क्यों नहीं करती हैं? हर सरकार करप्शन को नाम पर आती है। बीजेपी 6 साल करप्शन के नाम पर हमारे खिलाफ आई, करप्शन को बेनकाब नहीं कर पाई। 77 में हम करप्शन के खिलाफ आए, बेनकाब नहीं कर पाए। 90 में बोफोर्स के इशू के लेकर आए, बेनकाब नहीं कर पाए। 96, 97, 98 में रहे, बेनकाब नहीं कर पाए। सिर्फ बयानबाजी तो कर रहे हैं ना हम करप्शन के बारे में। चलिए, उम्मीद है कि 2014 के बाद चीजें बेनकाब होंगी। उम्मीद है कि 2014 के बाद चीजें बेनकाब होंगी, क्योंकि अब जनता जाग गई है। अब फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कुट जैसी तमाम साइट्स के जरिए जनता ने कमान हाथ में ले ली है, सरकारों के खिलाफ, राजनीतिक दलों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और अब माना जा रहा है कि जब जनता जागी है तो राष्ट्रकवि श्री रामधारी दिनकर साहब की बात भी कह रही है कि सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है। हमने बहुत सारी बातें की अपने पैनलिस्ट से, मुलायम सिंह जी के बढ़ते कद के बारे में बातचीत की। अब बात करेंगे उस सियासी पैंतरे की जिसके बूते मुलायम सिंह जी अपने विरोधियों के साथ ही साथ सहयोगियों को भी चौंकाते रहे हैं, और जिसके बूते ही हिंदुस्तान की सियासत में दिनों दिन मुलायम सिंह जी मौलाना मुलायम से अब मां बदौलत मुलायम होने लगे हैं। मुलायम सिंह का रौला ऐसे ही कायम नहीं है। उनके सियासी पैंतरों का लोहा बड़े बड़े मानते हैं। सभी को पता है कि वो कब, कहां और कैसे अपनी आगामी रणनीति से सबको भौचक्का कर देंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। यूपीए 1 के वक्त से संकट मोचक की भूमिका निभाते आ रहे मुलायम सिंह ने एक बार फिर लाज बचाते हुए एफडीआई के मुद्दे पर संकट में घिरी सरकार को सहारा दिया। लेकिन ये सब कुछ इतना साफ और पारदर्शी नहीं है। दरअसल एफडीआई के खिलाफ जो आवाजें उठी, उनमें एक मुख्तसर नारा मुलायम सिंह यादव ने भी दिया था। वो सड़क पर भी उतरे और सरकार की जमकर लानत मलानत करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख छोड़ी। लेकिन अगले ही दिन सभी को चौंकाते हुए वे एक बार फिर सरकार के साथ जा खड़े हुए। सरकार ने राहत की सांस ली और भारत बंद समेत तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए एफडीआई पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहरहाल सरकार अब कुछ निश्चिंत सी होने लगी थी। तभी एक और जोरदार झटका देते हुए मुलायम ने गुगली डाल दी। अब मनमोहन सिंह सरकार भले ही आर्थिक सुधारों के एजेंडे पर अडिग हो, मुलायम सिंह की ये गुगली सरकार को हिलाने के लिए काफी है। दरअसल सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एफडीआई पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कह डाला कि वो रिटेल सेक्टर में
51% FDI के मुद्दे पर संसद में प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने डीजल की कीमतों में इजाफा और FDI के फैसले को रोल बैक करने की मांग भी बुलंद कर दी। समाजवादी पार्टी अगले संसद सत्र में FDI पर प्रस्ताव लाएगी। हमारी मांग है कि सरकार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी वापस ले, साथ ही रिटेल में FDI के फैसले को वापस ले। वैसे सपा ने FDI पर श्वेत पत्र की मांग पहले ही कर दी है। अब देखना मजेदार होगा कि समाजवादी पार्टी का ये विरोध महज दिखावे का है या इसके लिए वो सचमुच गंभीर है और आने वाले दिनों में कुछ और सियासी हलचल देखने को मिल सकती है। आलोक साहिल, समाचार प्लस। तो अभी चर्चा के इस आखिरी पड़ाव में आ गए। रशीद मसूद साहब, मुलायम सिंह जी के इस पलटू पैंतरे से और एक के बाद एक गुगली, बाउंसर, यॉर्कर और सुर्रा जो गेंद होती है क्रिकेट में, क्या इन गेंदों से कभी आपको लगा हो, आपकी पार्टी को लगा हो, सरकार को लगा हो कि यार मामला कहीं गड़बड़ ना हो जाए? नहीं तो छक्का तो कांग्रेस ही मारती है ना। गुगली मुलायम सिंह जी करते हैं और छक्का कांग्रेस मारती है, यानी सरकार तो कांग्रेस की बचती है ना। बहुत अहम बात है। अमिताभ अग्निहोत्री जी जब पैकेज चल रहा था मुझसे कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी दरअसल गांव की जमींदार है, सत्ता पे खुद बैठेगी वरना किसी को बैठने नहीं देगी, अगर मजबूरी में बैठने दिया तो बंधक बना के बैठाएगी। और हमारे यहाँ कहावत कहते भी हैं कि बिलारी दूध न पिएगी तो अड़का तो देगी देगी। मसूद साहब, देखिए, सियासी पार्टी है कांग्रेस, कोई मतलब यह है कि धार्मिक संस्था नहीं है। और सियासी पार्टी जाहिर है कि इस मकसद के लिए होती है कि उसका अपना एक एजेंडा होता है जो समझती है कि वो लोगों को उससे राहत दे सकती है, या उसके लिए बेहतर हो सकता है और खुद पार्टी के लिए भी बेहतर हो सकता है, तो वो काम करती है। वही मुलायम सिंह जी भी करते हैं, उसमें भी हमें कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। वही कांग्रेस भी करती है, इससे भी किसी को शिकायत नहीं होना चाहिए। मसूद साहब, तो ये तो अपना अपना वक्त और दौर मसूद साहब, पॉलिटिक्स में मसूद साहब, कोई भी चूकता नहीं है मसूद साहब। लेकिन वफा का जो पैमाना है उस पे कांग्रेस कभी खरी नहीं उतरी, उसका बेवफाई का रिकॉर्ड थोड़ा लंबा है। देखिए, ऐसा है कि वफा और बेवफा ये बड़ा अजीब सा अल्फाज है, क्योंकि वो जमाना तो खत्म हुआ कि जब वफा के माने होते थे कि आदमी फना हो जाए। आज वफा के माने ये हैं कि देश को बचाने की तक वफा करनी चाहिए, और जब देश के और वफा के बीच में खतरा आ जाए तो फिर देश को बचाने की तरफ चल देना चाहिए और वफा को छोड़ देना चाहिए। सियासी फॉर्मूला ये है और उस पर कांग्रेस अमल करती है। लेकिन आप जिसको भी वफा देते हैं 2-4-6 महीने में आपको समझ आ जाता है कि अब देश पे खतरा आ गया। चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे चरण सिंह हो, चाहे देवी गौड़ा हो, गुजराल हो, जितने आए गए आप 6 महीने के भीतर भूतपूर्व कर ही देते हो उनको। जी जी जी, आप देखिए, आप उठा करके तारीख देखिए कि जो सरकारें हैं जो चला ही नहीं पा रहे हैं, हर तीसरे महीने में प्रधानमंत्री बदलने की बात शुरू हो जाती है और हर 9वें महीने में प्रधानमंत्री बदला जाता है, हर साल इलेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा फिर हम सपोर्ट करते हैं, फिर इलेक्शन हो जाता है, फिर दोबारा सपोर्ट करते हैं, फिर इलेक्शन हो जाता है। तो आखिर कहां तक मतलब यह है कि जब वो एक कहावत है कि पेपरमेंट में अगर मैदे में दम नहीं है तो पेपरमेंट कुछ नहीं करेगा, तो पेपरमेंट भी जब भी कुछ करेगा जब मैदे में दम होगा। ये थर्ड फ्रंट के मैदे में तो दम होता नहीं है जी, और सोचते हैं कांग्रेस के पेपरमेंट पे ही चले, तो ये नहीं हो सकता है। रविदास जी क्यों कांग्रेस के में जा रहे हैं भाई पेपरमेंट पीने के लिए? अपने मैदे में दम पैदा कीजिए ना। देखिए, पूरा प्रयास ये होगा जब चुनाव लोकसभा के होंगे तो उस चुनाव के अंदर माननीय मुलायम सिंह जी को ताकत बन के उभरेंगे और अरे मैदे में दम पैदा कीजिए ना, दावों से क्या होगा, दम पैदा कीजिए। रशीद मसूद साहब आपके पूर्व वरिष्ठ सहयोगी हैं, ईमानदारी से सलाह दे रहे हैं, मानिए सलाह को, पेपरमेंट न पीजिए कांग्रेस की। जी जी, पूरे मध्यम दम है।
नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं आप कांग्रेस के पेपरमेंट के भरोसे हैं। नहीं, कांग्रेस क्यों है? अगर थोड़ा बहुत सीधे अभी आप कह रहे हैं कि आपकी चाहत है, अभी आपने खुद ये बात कही। अरे भाई देखिए, सुनिए, आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जिन 3 राज्यों में फोकस करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वहां से क्या आपको इतनी सीटें मिल जाएंगी कि मुलायम सिंह की प्रधानमंत्री बन जाए, सरकार आपकी बन जाए? असंभव है, नामुमकिन है। तो भैया कांग्रेस की पेपरमेंट तो पियोगे आप। नहीं, थर्ड फ्रंट बनेगा, कुछ सीटें अगर कम होंगी तो। लेकिन मल्होत्रा जी, रशीद मसूद साहब ने तो आपका केस ही खारिज कर दिया। वो तो करे जी, सब बातें तो कोई मतलब ही नहीं। थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, केवल कांग्रेस है जो सरकार बनाएगी। तो उन्होंने तो 2014 का भी मामला अभी से खारिज कर दिया। और आप हैं कि समर्थन बिना मांगे दिए जो है वो चले जा रहे हैं। ये दरिया दिली किस लिए? देखिए, ऐसा है, पूरे प्रदेश में जो माहौल बन रहा है, जैसा अभी आपने कहा कि अभी माहौल और तेज बनेगा, जो वादे किए गए सारे पूरे होंगे। हाँ। और जो चुनाव 2014 में आ रहे हो आएंगे, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई पार्टी दिखाई नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो गया है। देखिए, रविदास मल्होत्रा जी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी ये कहने का पूरा हक है कि भाई हमारे अलावा कोई नहीं दिखाई देगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसा कभी हुआ भी नहीं। जब उससे समाजवादी पार्टी बनी तब से लेके आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जरूर ये क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने एक बार उत्तर प्रदेश जीता है। 61 सीट जीत के कल्याण सिंह लाए थे जब वो वहां चीफ मिनिस्टर थे। रशीद मसूद साहब जो बात कह रहे हैं वो ज्यादा प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं कि भाई धोखे में मत रहिए, आपको एक तरफा मोहब्बत करनी है तो कर दीजिए, हमें मंजूर है, लेकिन हमसे मोहब्बत मत मांगिएगा। हमारे पेपरमेंट पर आगे बढ़ने की अगर इच्छा है तो उसको अभी जाके गंगा में विसर्जित करो। ईमानदारी से बात उन्होंने की कि भाई आप गुगली फेंको, यारकर फेंको, सुर्रा फेंको, छक्का हम ही मारेंगे। हम सरकार में रहे, आप समर्थन देना चाहते हैं, स्वागत है, लेकिन हमसे समर्थन की उम्मीद मत रखिएगा। और ये सच है, कांग्रेस का काम करने का तरीका यही है। और मुलायम सिंह जी 2 विकट लक्ष्य एक साथ साध रहे हैं, अभी तक तो वो सफल है। वो कांग्रेस विरोधी मतों का ध्रुवीकरण भी अपने पक्ष में करना चाहते हैं और कांग्रेस के साथ खड़े होकर जो केंद्रीय सत्ता के लाभ हैं वो भी लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। अब ये जो बहुत महीन रस्सी पर चलने की जो कर्तव्य है, ये कब तक वो कर पाएंगे? ये इस बात पर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का भविष्य भी बहुत कुछ टिकेगा। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मसूद साहब बहुत धन्यवाद बेबाक टिप्पणी के लिए, बहुत रोचक, बहुत मजेदार टिप्पणी करने के लिए और पूरी गंभीरता के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। रविदास मल्होत्रा जी बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस पर आने के लिए, हमारे स्टूडियो में बैठ के हमसे बात करने के लिए। अमिताभ जी आप बने रहेंगे हमारे साथ। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की बात होगी, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस जो है वो बहुगुणा परिवार के नेतृत्व में लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन पेच भी बहुत सारे हैं। बीजेपी के भीतर के जो पेच हैं वो पेच क्या हैं? क्यों बीजेपी के एक के बाद एक नेता कांग्रेस की गोद पर बैठने के लिए मजबूर हैं, या फिर कोई दूसरी खिचड़ी पकड़ाई है? इस पर विश्लेषण ब्रेक के उस पार। कांग्रेस का यही है नारा, सर्वांगीण विकास है संकल्प हमारा। कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तराखंड राज्य में पिछले 5 साल से रुके विकास के पहिए को पुनः घुमाने के लिए प्रारंभ की अनेक दीर्घ एवं अल्पकालीन योजनाएं। बेरोजगार युवकों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 2012 से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। सीमांत क्षेत्रों के विकास हेतु ₹50 करोड़ से सीमांत विकास निधि की स्थापना एवं सीमांत विकास खंड में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों को विशेष भत्ते की व्यवस्था। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि हेतु अधिसूचना जारी। पट्टे की भूमि पर किसानों को दिया मालिकाना हक। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए ₹138 करोड़ मंजूर। बागवानी फसलों के उचित बाजार मूल्य हेतु औद्यानिक विपणन परिषद का गठन। टिहरी जलाशय को केंद्र की कांग्रेस सरकार की सहायता से पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए टिहरी झील विकास प्राधिकरण व साहसिक खेल अकादमी की स्थापना। भारत सरकार के सहयोग से 250 करोड़ रुपए की मेगा पर्यटन योजना का शुभारंभ। पेट्रोल डीजल वैट मुक्त कर आम आदमी को दी राहत, साथ ही नए कर के बोझ से रखा जनता को मुक्त। केंद्र की कांग्रेस सरकार से प्राप्त हुई 1500 करोड़ रुपए की विशेष योजना सहायता। इससे पूर्ण होगी कई सारी सड़कें एवं पेयजल योजनाएं।
बीजेपी के अंधेरे रात से उभरने तथा प्रदेश को उजाले की ओर ले जाने हेतु धौलीगंगा 210 मेगावाट, गौरीगंगा 120 मेगावाट, ब्यासी 120 मेगावाट और लखवाड़ 320 मेगावाट कुल 750 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी। अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु स्वतंत्र अल्पसंख्यक विभाग की स्थापना, ₹25 करोड़ के अल्पसंख्यक